फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सब कुछ ठीक है आपका। आशा करता हूं कि आपकी तबीयत भी अच्छी होगी, क्योंकि बदलते परिवेश में कोविड भी कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है और अधिकांश लोगों में टाइफाइड और प्लेटलेट्स काउंट्स के जो समस्याएं उभर करके सामने आ रही हैं। तो आशा करता हूं आप लोग जो है सब स्वस्थ होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया तो इसलिए मैंने आप लोगों को जो है ये समझाने का प्रयास किया कि थोड़ा अपना सेफ रखिए और अपना थोड़ा ये दिखवाइए कि अगर आपको कमजोरी वगैरह हो रही जान लीजिए कि टाइफाइड या किसी और भी समस्या, तो आप चेकअप तुरंत करवाइए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि पेट की एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई है और पेट की बुक्स के बारे में यदि हम देखें तो सबसे बढ़िया यूथ का बुक है, जो कि इसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने इसको काफ़ी रूप से अच्छी तरीके से पढ़ा था, तो मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमारा जो स्कोर होना है, हमारा टारगेट है कि 90 प्लस या 80 प्लस का जो है हमारा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी विषय सूची है। आपको पता होगा कि इसमें देखिए भारतीय इतिहास के बारे में दिया है, 5-5 नंबर का सारी चीज़ें आती हैं। इसमें देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन वंश, राजपूत काल, सल्तनत काल, उसके बाद मुगल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इतना टॉपिक आपका जो है ये हिस्ट्री का है और इसमें बहुत जो है गहनता से नहीं पूछा जाता है। मानता हूँ कि 2023 में कुछ कठिन क्वेश्चंस पूछे गए थे, वास्तविकता में वो कठिन नहीं थे, लेकिन हमारी जो है सूझबूझ थी वो इस हिसाब से कठिन थी और थोड़ा उन्होंने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लिया था। तो आई होप इतना ही कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अलग से फिर यह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रारंभिक वर्ष क्या हैं। देखिए अलग अलग टॉपिक करके दिया है। उसके बाद स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के अन्य नेताओं की भूमिका क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन का उग्र राष्ट्रवादी उदय कब हुआ, विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में क्या है, और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है। उसके बाद भूगोल में आया विश्व का भूगोल। इसमें विश्व के भौतिक भूगोल, नदियाँ, तालाब, झरना, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, शुष्क वन आदि आते हैं। विश्व के राजनैतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या परिवर्तन के प्रवास के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर बताया गया कि भारत का भौतिक भूगोल, नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क वन तथा खनिज संसाधन, भारत के राजनैतिक भूगोल, जलवायु, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन और तथा प्रवास के बारे में है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था को 1947 से 1991 तक क्या कंडीशंस रहे इसमें बताया गया। उसके बाद योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास तथा निजी और सार्वजनिक भागीदारी किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में उसको बताया गया है। राजनीतिक क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में बताया गया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार बताया गया। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया तथा वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार मोदी जी के टाइम में जोन में क्या हुआ था उसके बारे में बताया गया है। तो ये रहा है आपका कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, फिर जीएसटी के बारे में बताया गया। 279A। उसके बाद भारतीय संविधान एवं संघ लोक सेवा आयोग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 69 से 88 पेज में दिया गया। इसमें सारे में बताया गया कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति विदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश का और ढांचागत एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। देखिए मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा इसमें, इसको आप सोच लीजिए। इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन वाइज चलूंगा, जो क्वेश्चन आएगा उसके मैं नीचे डिफिनीशन को पढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग इतना पढ़ चुके हैं और ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसको बहुत कमजोर भी नहीं समझिएगा, बहुत कठिन से नहीं समझिएगा कि सिलेबस हमारा बहुत कठिन है। ये आपके जीएस का पोर्शन है, बाकी डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ और सब सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो उसको भी लेकर हम चलेंगे। ठीक है, फिर जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं, ये चीज़ें बताई गई हैं। फिर यहाँ सामान्य विज्ञान में, जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, छोटे छोटे टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं, मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ा जाएगा। फिर प्रारंभिक अंकगणित या एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स क्या होते हैं, जैसे पूर्ण संख्याएं, मिश्रित संख्याएं और उसके बाद आपकी अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सब इसमें बताई गई है। ठीक है, उसके बाद भिन्न तथा दशमलव क्या है, परसेंटेज क्या है, साधारण एवं अंगगणितीय समीकरण क्या है, वर्गमूल और वर्ग क्या होता है, घातांक एवं करणी क्या होता है, औसत क्या है, तो इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारी हिंदी आ गई, प्यारी हिंदी है, जिसमें कि संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समशुद्ध भिन्नार्थक, मुहावरे। समशुद्ध भिन्नार्थक का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ है कनक और कनक, देखिए है तो एक ही सुनने में आ रहा है लेकिन ये अलग अलग इसके अर्थ होते हैं। सुवर्ण है, अलग अलग शब्द है। तो तब मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ,
सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक तथा रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों आपको पढ़ने होंगे यहाँ पे, तो ये भी देखा जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, खाली आप प्रैक्टिस करिए बस। फिर हमारी प्यारी इंग्लिश आ गई, इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस आएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, जैसे कि ही सीट का प्रयोग कहाँ पर होता है, द का प्रयोग कहाँ पर होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, फिर कॉमन एरर्स आ जाएंगे, करेक्ट सेंटेंस आ जाएंगे, और प्रीपोजिशन आ जाएगा, वर्ड पावर, एंटोनिम्स एनोनिम्स, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेज, और स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ पर हम करते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद प्रोवर्ब्स एंड पार्शियल वर्ब्स क्या होते हैं, प्रोवर्ब्स क्या है, पार्शियल वर्ब क्या है, फिर मिसलेनियस देखेंगे, और फिर कॉम्प्रिहेंशन देखने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तर्क एवं तर्क शक्ति क्या है, लॉजिक एंड लॉजिक रीजनिंग। ठीक है, तो बृहत एवं लघु क्या होता है, क्रम और रैंकिंग क्या है, संबंध क्या है, ये काफ़ी अच्छी टॉपिक है, देखेंगे। समूह भिन्न अलग अलग करना हो, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग एंड डिकोडिंग, निम्नागत निगमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण एवं निर्णय, काफ़ी अच्छी टॉपिक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा। उसके बाद हमारा ये है आपका ये है आपका करंट अफेयर, भारत एवं आधुनिक वैश्विक नीतियाँ, आयोजन और सामाजिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं और समसामयिक घटनाएं, यहाँ दोनों पर एक ही बार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, इसे हम स्टैटिक जीके कहते हैं, जिसमें हमको जानना ही जानना चाहिए भारत के पड़ोसी देश, भारत की राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, पुस्तकें, प्रसिद्धियाँ और लेखक। ठीक है, उसके बाद पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। ये हमारा टॉपिक हो गया आपका ये स्टैटिक जीके का। फिर आप पठित गद्यांश हिंदी, ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको खाली देखेंगे तो फिर हम समझ जाएंगे। फिर ग्राफ एवं तालिका 20 नंबर का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रोज़ पढ़िए, इसको किसी में कोई यूट्यूब से क्लास चूज करिए, वहाँ पर जाकर रोज़ पढ़िए, रोज़ लगाइए, तभी ये आप कर पाएंगे। तो ग्राफ एवं तालिका और व्याख्या विश्लेषण, यहाँ पर तो हम बताएंगे, आप प्लेटफॉर्म जाकर के पढ़ सकते हैं। ये पाठ्यक्रम प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट का जो था, ये सारी चीज़ के बारे में बताया गया, भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया। देखिए ये सारी चीज़ें अलग अलग इन्होंने बताया है, तो हम ये 5-5 नंबरों में जहाँ जहाँ इन्होंने बांटा है, यहाँ पर ये चीज़ बता दी गया है कि इतने क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर के आएंगे, भारतीय आंदोलन से 5 नंबर के आएंगे, भूगोल से 5 नंबर के आएंगे, अर्थव्यवस्था से 5 नंबर के आएंगे, भारतीय इतिहास संविधान से 5 नंबर के आएंगे। तो ज़्यादा आपको वहाँ पर जूझना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, आप पढ़ते हुए चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बस प्रैक्टिस करिए। सामान्य विज्ञान से भी 5 नंबर के आएंगे, प्रारंभिक अंकगणित से 5 नंबर के आएंगे, सामान्य हिंदी से 5 नंबर के आएंगे, सामान्य अंग्रेजी से भी 5 नंबर के आएंगे, तर्क शक्ति रीजनिंग से भी 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, ये 10-10, 20-20 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको दोनों को मेहनत करना है कि स्टैटिक जीके करंट अफेयर को हमको लेकर चलना है। तो 20 नंबर का ये, और 20 नंबर का आपका, 10 नंबर का आप पठित गद्यांश 30 नंबर का, और 20 नंबर का आपका ये है तालिका और विश्लेषण। तो 30, 20, 50 नंबर ये सबसे ज़्यादा बड़े पोर्शन है, तो आपको इस पर गहनता से ध्यान देना है। समसामयिकी, आप पठित गद्यांश जो कि बहुत सरल होता है, तो आप पठित गद्यांश और स्टैटिक जीके और समसामयिकी, ये 30 नंबर का हुआ। 20 नंबर का ग्राफ है तालिका आपका फ्री का है, इसमें 20 नंबर में आप 15-16 तो पा ही जाएंगे। तो हमारा 80-90% नंबर जो है वो 80 नंबर अगर आप पा जा रहे हैं तो आप अच्छा खासा जो है सभी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें रुकेगा नहीं आपका। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये पुराने जो क्वेश्चंस जो आए हैं परीक्षा के, निम्न तिथि और प्रश्नों की संख्या कितनी कितनी कब कब आई, यहाँ पर बताया गया है, तो हम इसको नहीं देखेंगे चूँकि हम आगे बढ़ेंगे, टाइम काफ़ी हो गया है, सामान्य सिलेबस को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक आप देखते हैं भारतीय इतिहास। ये प्राचीन इतिहास है। आपको पता होगा कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में पढ़ने के लिए बांटा गया है। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मेडुअल हिस्ट्री, और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यहाँ पर मैं पूरा डीपली नहीं जाऊँगा कि आपको बताऊँगा, मैं सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हुए चलूँगा। मुझे पता है कि आपको पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। पढ़ाई आप नहीं किए तो मेहनत करके पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, फिर मैं आपको आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे ये टॉपिक जो है काफ़ी बड़े हैं, हमको कवर करना है 1.5 महीने में। ठीक है, यहाँ पर देखिए पशुपति की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली हुई है। तो पशुपतिनाथ की जो मुहर है सिंधु घाटी सभ्यता के किस से मिली हुई है, तो यहाँ पर होगा मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से जो है हमें पशुपति की मूर्ति मिली है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे, हम देखते हैं, चलिए इसके हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से स्थल से मिली हुई है। सैंधव कालीन में मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
देखिए यहाँ पर मोहनजोदाड़ो के बारे में बताया गया। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ पर मिली हुई है, तो पशुपतिनाथ की मुहर, सॉरी मूर्ति नहीं, पशुपतिनाथ की मुहर जो है वो कहाँ पर मिली है, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। अतः यहाँ पर बृहद स्नानागार, सावाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति तो आपको पता होना चाहिए। तीन, बृहद स्नानागार यहाँ का सबसे बड़ा स्थल है, सावाधान भी यहाँ पर होता था, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति और पशुपति की मुहर, पशुपति की मुहर जो है यहाँ से ही मिली हुई है। ठीक है, पशुपति मुहर, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी कांस्य मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और सावाधान और बृहद स्नानागार, ये आपके इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए, क्योंकि ये वीडियो के परीक्षा में भी पूछा गया था। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उस समय पेपर दे रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए बनावली, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो बनावली जो है या बनवाली जो है ये हरियाणा में है। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह पूरा स्थल की खोज 1973 में R.S. बिष्ट ने की थी। आपका ये खोज वाला जो है कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही पूछेगा, जो खोज कहीं पूछा है छोटी मोटी कक्षाओं में और पूछा भी नहीं जाता है। बस आप जानिए बनवाली जो है R.S. बिष्ट ने खोजा था 1970-71 के बाद, क्योंकि 1971 में वार हुआ था, 1973 में उन्होंने खोजा था। यह यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला हुआ है। राखी गढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, तो राखी गढ़ी भी यहीं से मिला हुआ है, जो हरियाणा के हिसार जिले से मिला हुआ है, और बनवाली हरियाणा में मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राज्य दिया गया है और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए गए हैं। तो गुजरात से धौलावीरा और लोथल मिला हुआ है, और राजस्थान से कालीबंगा या काली चोड़िया, एक घग्गर नदी के किनारे है। धौलावीरा और लोथल जो है भोगो नदी के किनारे है। धौलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। ठीक है, इतना मतलब आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 नाम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो राखालदास बनर्जी, के प्रथापर या कनिंघम, तो यहाँ पर राखालदास बनर्जी। देखिए खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, यार तो ये क्वेश्चन तो सही नहीं लग रहा है। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में किया गया था, दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब दयाराम साहनी ने और राखालदास बनर्जी ने, देखिए यहाँ पर है, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के प्रमुख संस्थापक थे और हड़प्पा को विश्व के पुरातत्व मानचित्र में रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 1853 में हड़प्पा की में से एक मुहर पाई थी। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है और हड़प्पा स्थल सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा कराई गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है, और ये देखिए मैं भी यहाँ पर चकमा खा गया। यहाँ पर देखिए राखालदास बनर्जी दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। ऊपर देखिए यहाँ पर जो आपको मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताया था, ये देखिए मोहनजोदाड़ो से मिली है, पाकिस्तान से बृहद स्नानागार। इसमें देखिए कहीं पर भी नहीं दिया गया कि कौन खोज किसने किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा गया है यहाँ पर साफ साफ कि हड़प्पा स्थल का सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराई गई थी या के द्वारा की गई थी, तो यार ये क्या होगा, यहाँ पर राखालदास बनर्जी नहीं होगा। पहली बात तो हड़प्पा हद कर दी आपने, हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा था, तो राखालदास बनर्जी ने तो नहीं खोजा था। ये सिंधु को सभ्यता के खोज करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1853 में जो है दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो मैंने कुछ ट्रिक से याद किया हुआ है, तो आप भी उसे याद कर लीजिए। ये सही है आपका। अब यहाँ पर दयाराम साहनी नहीं है, तिन्हीं को आपको लगाना है। और मोहनजोदाड़ो खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है, तो मैंने यहाँ पर ऊपर बताया था कि दाढ़ी वाली मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है, पशुपति की मुहर मोहनजोदाड़ो से मिली है, बृहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक, हड़प्पा से क्या मिला हुआ है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, तो मोहनजोदाड़ो की खोज जो है उन्होंने किया था दयाराम साहनी ने। खुदवाई किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नहीं, हड़प्पा की खोज मोहनजोदाड़ो को राखालदास बनर्जी ने किया था, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, जबकि मोहनजोदाड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। नर्तकी की मूर्ति और उसके बाद आपका दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, बृहद स्नानागार।
ठीक है। ये सब कहाँ मिले हुए हैं? पशुपति की मोहर कहाँ मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। हड़प्पा से क्या मिला हुआ था? हड़प्पा से जो मिला हुआ है वो क्या है? तो स्वास्तिक की प्रतिमा मिली हुई है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है, हड़प्पा से मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। लोथल आपका गुजरात है, यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं, और ये गोदी बाढ़ा हुआ था। कोट दीजी ये राजस्थान में शायद मिला है, कोट दीजी शायद राजस्थान में है, मुझे जो याद आ रहा है। अभी देख लेते हैं आगे चल के। देखिए अब इसका ये सारे आप जो सारे एस्पेक्ट तैयार करें, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया मोहनजोदाड़ो बनावली हरियाणा में है, ठीक है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। तो ये सब चीज़ें आप जब 360 डिग्री तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो है उन्होंने डिफरेंट किया हुआ है, बताया हुआ है, आइडेंटिफाई किया। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल मोहनजोदड़ो से पुजारी राजाओं की प्रतिमा मिली हुई है। मोहनजोदड़ो स्थल से सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में के लड़काना जिले में था। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने किया था, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था 1922 में। और हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हद कर दिया आपने, हा से हड़प्पा, दा से दयाराम, अब याद हो गया आपको। तो दयाराम साहनी ने क्या किसका किया था? हड़प्पा की खोज किया था। वहाँ से क्या मिला है? स्वास्तिक की प्रतिमा मिली हुई है। ठीक है, तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी। यहाँ से मिट्टी व धातु के बर्तन, जलकुंड, इमारतें, मुद्राएं आदि मिली हुई हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो बंदरगाह तो यही दिख रहा है, लोथल, भोगवा नदी के किनारे है। लोथल हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह है। यह भारत के गुजरात राज्य का भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1955-56 में रंगनाथ राव ने की थी। ठीक है, और लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक ट्रिक है, रंगलो चावल, रा से हो गया रंगपुर, अच्छा लो से हो गया आपका लोथल। तो रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। मैं आपको ट्रिक बताते हुए चलूँगा, कुछ ना कुछ बीच में दे दूंगा आपको। ठीक है, ये चीज़ जानते रहिए। ठीक है, एक सेकंड। फिर देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल या नर्तकी की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली हुई है? तो आपको पता होगा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि नर्तकी की प्रतिमा कहो, बृहद स्नानागार कहो, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहो, या पशुपति की मुद्रा कहो, कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक है, तो कह रहा है कि डांसिंग गर्ल बनाने की प्रतिमा के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो मोम लोप पद्धति ढलाई, मतलब मोम को बना करके उसी में ढाल दिया जाता था। तो ये डी सही है, इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने में लोप ढलाई कास्टिंग तकनीकी का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता विश्व के प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में है। आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या है। आपको पता होगा ये चीज़ कि ये ऊपर वाला उत्तर होता है, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। अब देखिए ये है उत्तर और ये है पश्चिम, तो इसके बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? पश्चिमोत्तर। हड़प्पा सभ्यता यहीं पर है, तो है भी यहीं, बताया गया, कहीं कहीं देखेंगे आप। ठीक है, तो हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन था? तो देखते हैं, हड़प्पा काली में धौलावीरा, जिसे हम सफ़ेद कुआं कहते हैं, 3 भागों में विभाजित था। डी, हड़प्पा काल में कोई पूरा स्थल में धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित खालिर द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, किला सबसे ऊंचा वाला पार्ट, फिर मध्यनगर और निचला नगर। ठीक है, इसे हम सिटाडेल वगैरह करके वो कहते थे, तो आगे हम दिखाएंगे आपको। कालीबंगा आपको राजस्थान में काली चूड़िया इसका मतलब है। लोथल गुजरात में भोगा नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। और किसने खोज किया था? किसने खोज किया था? राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, हाँ, दयाराम साहनी, हद कर दिया आपने, हड़प्पा है वो। ठीक है, चलिए अभी मैंने यहाँ कालीबंगा का और धौलावीरा का और लोथल का आपको खोज करता नहीं बताया। RS बिष्ट होंगे, हम आगे बताएंगे आपको। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? ठीक है, तो बाघ को दर्शाया गया है, गैंडा को दर्शाया गया है, हाथी को दर्शाया गया है, या गाय को नहीं दर्शाया गया है? तो गाय यहाँ पर सही होगा। ठीक है,
हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया है। मोहरों की मृण मूर्ति टेराकोटा पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा भैंसा आदि पशुओं को सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। 2 हिरन भी दर्शाए गए हैं, ठीक है। और बीच में शिव जी बैठे हुए हैं, पशुपतिनाथ जी, ठीक है। यहाँ पे गैंडा है, यहाँ पे हाथी है, उसके बाद सांड है, 2 हिरन नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे है, जंगली भैंसा है, बकरा है, ऐसी चीज़ें हैं। अब भाई यहाँ पर जैसे सींग वाले सांड होंगे तो गाय भी होंगी, लेकिन गाय नहीं बनाया गया तो नहीं बनाया गया है, जरूर थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब देखिए यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की मुहर, हड़प्पा संस्कृति टेराकोटा कला में, अब वो जो मुहर हड़प्पा संस्कृति की बताई जा रही है, लेकिन कहाँ पर मिला था वो, वहाँ पे मोहनजोदाड़ो में मिला था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदाड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों के टीला से है, माउंट ऑफ द डेड से है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो नगर से ही प्राप्त हुए हैं, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 7.1 मीटर लंबा, 11.8 मीटर चौड़ा और 2.23 मीटर गहरा, 4-3 मीटर गहरा है, ठीक है। तो बृहद स्नानागार यहीं से प्राप्त है, सबसे बड़ा स्थल यही था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ग्राम विकास अधिकारियों में पूछा गया था। चलिए देखिए, सिंधु घाटी लोग कपास के उत्पादन करने वाले, तो सिंडन को ही हिंडन कहा जाता था, तो सही है, तो यही सही हो गया, और क्या। जब ये सही है तो बाकी सब गलत होंगे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था, तो गलत बात है भाई। इन्होंने, उनका बृहद स्नानागार था, मिला था हड़प्पा से भी और मोहनजोदड़ो से भी मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल कहाँ से आ गया यार, गलत है। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों के बारे में पालते थे, तो बिल्लियों और कुत्तों का पीछा करते हुए तो एक चिन्ह मिला हुआ है, लेकिन घोड़ों के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, पूर्णतः तो नहीं मिले हुए हैं, इसलिए ये भी कहना ठीक नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं इसका। वो कपास भारत का एक प्रमुख फसल है, जिसकी खेती बहुत ही मात्रा में भारत में की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे, और इसके अतिरिक्त हड़प्पा निवासी गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का अपनाया था। तो नगर और घर जो बने थे वो ग्रिड पद्धति पे था, ठीक है। मुख्य मार्ग सड़क पर खुलता था, और एक हर सड़क, हर घर के बीच में एक गली हुआ करती थी। इसी को 90 डिग्री पर सड़कें जो है एक दूसरे को काटी थी, इसी को ग्रिड सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से में लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, अब यहाँ पर है, तो एस.आर. राव ने लोथल की खुदाई की हुई थी। राखालदास बनर्जी ने किसका किया था, तो मोहनजोदाड़ो को किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा किया था। आर.एस. बिष्ट ने किसका किया हुआ था, तो शायद आर.एस. बिष्ट ने किया था, ऊपर मैंने बताया था आपको भी ना, रंगपुर शायद है ना, हाँ शायद वही है, उसको खोज किया था। अरे और सब चीज़ें थी, ताकि हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर एस.आर. राव याद कर लीजिए, एस.आर. राव कौन है, लोथल हैं, ठीक है। एस.आर. राव कौन है, राव मतलब राव, एस.आर. राव और लोथल, ठीक है, राव लोथल, इसे याद कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर है, ठीक है, भोगवा, ठीक है, इसको तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है, भोगवा। अब इसका वा और इसका राव आप यहाँ पर लाके मिला दीजिए, तो भोगवा नदी के किनारे राव। अब यहाँ मुझे भी याद हो जाएगा, आज एकदम परमानेंट हो जाएगा। तो भोगवा नदी के किनारे के किसने जो है, कौन है, लोथल है, और एस.आर. राव ने इसकी खोज की हुई थी। तो भोगवा नदी के अहमदाबाद गुजरात के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने की थी 1955 में ईस्वी में। 1962 के मध्य में एस.आर. राव के निर्देशन में हुई खुदाई की गई, और यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा गया माना गया। इसे लघु हड़प्पा संस्कृति भी या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल में गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हुए हैं, अस्थियों के अवशेष मिले, जबकि घोड़ा नहीं मिला हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के पशुपति वाले में देखकर बताया था, वहाँ पर घोड़ा जो है हटाया गया था वहाँ पर,
वहाँ पे गाय को भी हटाया गया था, लेकिन घोड़ा मुख्यतः वहाँ पर नहीं दिखाई देते। कुत्ते बिल्ली मिले हुए थे लेकिन घोड़ा नहीं मिले हुए थे। शायद चनहुदड़ों में, अभी आगे देखेंगे कहाँ मिला हुआ है। तो बनवाली आपका हरियाणा में है। चनहुदड़ो आपका यही है, चनहुदड़ो जहाँ पर कुत्ते बिल्ली के पीछा करते हुए साक्ष्य मिले हैं। तो चनहुदड़ो भी आपका है। सुरकोटदा और सुतकांगडोर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सुरकोटदा में जो है, ये लोअर द्वितीय का जो है एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर जो है सुरकोटदा राइट आंसर होगा, जिसमें घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हुए हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ घोड़े के अस्थियों तथा कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इस स्थल की खोज 1964 में जेपी जोशी, तो सुरकोटदा की खोज किसने किया था? जेपी जोशी। अब सू से हो जाएगा सुरकोटदा और जोशी, 80 वाला जो हो गया जोशी, यहाँ से याद कर लीजिए चाहिए तो, ठीक है, डेट मत याद कर लीजिएगा। लोथल से घोड़े तथा लघु मृण मूर्तियों के अवशेष मिले हुए हैं। घोड़ों के लघु मृण मूर्ति मिले हुए हैं। अब देखिए लोथल से घोड़े के लघु मृण मूर्तियाँ के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियों के अवशेष मिले। मृण माने मिट्टी, तो घोड़े के लघु मिट्टी के अवशेष वाली मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? मिट्टी के अवशेष की, तो लोथल से मिली हुई है। जबकि सुरकोटदा से घोड़े के अस्थियाँ मिली हुई हैं। ऐसा कौन सा जानवर जो पशुपति नाथ के मोहर में जो है नहीं पाया गया है, या वहाँ के मोहरों में नहीं पाया जाता था? तो गाय नहीं पाया जाता था, ठीक है। घोड़े के साथ क्या पूर्णतः मिले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो नहीं मिले हुए हैं, खाली वो अस्थियाँ वगैरह मिली हुई हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान नहीं है? तो कालीबंगा भी है, ये आपका राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में है। लोथल गुजरात में है। रोपड़ शायद आर एस बिष्ट ने किया हुआ था, अब याद आ गया यहाँ पर, रोपड़ आर एस बिष्ट ने किया था, अभी आपको पता है। पाटलिपुत्रा ये आपका उदयन ने बसाया हुआ था भैया, ठीक है। कालीबंगा, रोपड़ और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। पाटलिपुत्र स्थान हर्यक वंश के संस्थापक उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसाया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में। अभी मैं इसका एक और पोर्शन लेके आऊँगा, वो मेरे पास बुक है, उसमें पूरा का पूरा प्रॉपर रूप से बताया गया है क्वेश्चन आंसर के साथ, तो इससे अच्छी बुक है, तो उसको भी मैं लेके आऊँगा, उसको भी मैं आपको कवर करवाऊँगा। पहले इसको कवर कर लीजिए, दोनों कवर कर लेंगे तो फिर 90 प्लस 85 प्लस तो कहीं नहीं गया यार। अब मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि आप मुख्य तौर पर क्या, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और ग्राफ एवं तालिका, यही कवर कर दीजिए बस, बहुत है। बाकी सब थोड़ा मोड़ा देखते चलेंगे तो चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वैदिक संस्कृति, आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे प्राचीन इतिहास को भी समझने की दृष्टि से कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, जो कि पत्थरों के खोजों से मिला हुआ था। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में ये आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, प्रोटो हिस्ट्री के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मिली हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। अब आ जाता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमारी वैदिक संस्कृति आ जाती है, वैदिक सभ्यता आ जाती है, संहिताएँ आ जाती हैं, जिसको पढ़ा भी गया है, समझा भी गया है और उसका हम आज भी प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इतना समझ में आ गया कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो मैंने पाषाण तो यहाँ पर देखा नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में पाषाण काल तो है ही नहीं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण का, ये तो आपका पीसीएस लेवल के है, तो वहाँ पर मैं घुसूंगा नहीं, क्योंकि पीसीएस में आप तैयारी करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा और करवाता भी हूँ। अब यहाँ पर आ जाइए, आपकी प्रोटो हिस्ट्री से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो प्रोटो हिस्ट्री से हम स्टार्ट की। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हल्का फुल्का इन्होंने बता दिया है, जो कि क्वेश्चन जहाँ पूछे जाते हैं। अब इससे कठिन भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं आपको करवाऊँगा क्या, प्रैक्टिस। तो चलिए अब यहाँ पर हम वैदिक संस्कृति देखते हैं। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? भैया मगध, मगध 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 जी सबसे बड़े थे। अंग की राजधानी, अंग राजकर्ण अंग थे, तो अंग जो है था वैशाली, ये वैशाली भी थी, वज्जी भी थी, तो ये वज्जी एक संघ था, ठीक है। देखते हैं वैशाली वगैरह, तज्जुजी वगैरह समझ में है। तो मगध जो था 6वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में मगध सबसे जो है सबसे ताकतवर साम्राज्य था। तो वैदिक सभ्यताओं के संस्कृतियों के बारे में हम देखेंगे तो वेदों का समय, आपको मैंने कुछ बताने का प्रयास किया लेकिन बातों बातों में भूल गया। ये इसकी जो टाइम पीरियड होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये 2350 से लेकर के 1750 तक की मानी जाती है, ठीक है। बाकी जो 1500 के से 1000 तक
ये ऋग्वैदिक काल माना जाता है 1000 से 600 BC तक, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। उसके बाद 6ठी शताब्दी से और फिर आगे जो देखते हैं वो हम उसको हम क्या कहते हैं, दूसरी नई नगरी सभ्यता कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में हम कहेंगे, तो आगे हम देखेंगे उस चीज़ के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ टाइम पीरियड के बारे में बताने का प्रयास किया था, क्योंकि अब आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 6ठी से 14वीं शताब्दी के मगध में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। और मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना, गया जिला शामिल था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में राजगिरी बनी और इसके 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, या 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी कुल मिला के। और गंगा और सोन नदी के किनारे बीच में कौन बता था, तो पाटलिपुत्रा बसा था। किसने बताया था? उदयन ने बसाया था, ऊपर मैंने आपको बताया था। थक गया यार, टाइफाइड हो जाती है ना तो फिर दिक्कत होती है यार, इसीलिए दिक्कत हो रही, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिए। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? सूरसेन मथुरा थे। ठीक है, यहाँ पर यह है मथुरा, मैंने बताया हुआ है। तो सूरसेन आपका मथुरा हो गया, बज्जी हो गई आपकी वैशाली, अंग हो गया आपका चंपा राजधानी, और काशी हो गई वाराणसी। अब नहीं भूलेगा, तो सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। वज्जी की राजधानी क्या है? आपकी वैशाली है। अंग की राजधानी क्या है? तो अंग की राजधानी चंपा है। काशी की राजधानी क्या है? ये वाराणसी है। ठीक है, वज्जी का वैशाली और अंग का चंपा। ठीक, बाकी सूरसेन मथुरा और काशी वाराणसी को याद है यार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16 महाजनपदों का। बौद्ध में जैन ग्रंथ में भगवती निकाय, और जैन बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय, और भगवती, एक सेकंड रुक जाइए, भूल रहा हूँ यार, यहाँ पर आगे बताएंगे, रुकिए, भूल जाता हूँ यार मैं भी। तो 6ठी शताब्दी से पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में, उल्टा मैं बोल रहा था। तो बौद्ध ग्रंथ क्या है? तो अंगुत्तर निकाय है, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय। इसीलिए कहता हूँ रिवीजन बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं है, कितना भी आप पढ़ाई करिए, कितना भी पढ़ाई करिए, बिना रिवीजन के कुछ नहीं। रिवीजन इज़ मस्ट, जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्विज खेलना है, देखिए आता सभी को यार, जो पेपर वगैरह देते हैं, कोई तो आपसे कम नहीं जानता है, और इस चीज़ को आप भूल जाइए। मैंने इतना परीक्षाएँ दे हुआ है, मैं पास भी हुआ हूँ, फेल भी हुआ हूँ, छोड़िए उसको। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आता सभी को समान है, लोग रिवीजन में पिछड़ जाते हैं, और रिवीजन बहुत मस्ट है। रिवीजन के लिए आपको तरीके पता होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड होना चाहिए। तो हम सब देखेंगे आगे चल के। देखिए, मैं भी भूल गया, मैं 20 बार इसको पढ़ा हूँ कि जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र है और बौद्ध में अंगुत्तर निकाय है, लेकिन मैं देखिए मिस हो गया दिमाग से। तो दिमाग है यार, क्या करोगे। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चों के औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चों को सूर्य और चंद्र की औपचारिक दर्शन ना, बच्चों के पवित्र जनेऊ धारण। ठीक है, उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। बच्चों में पवित्र जनेऊ धारण किया जाता है। प्राचीन हिंदू समाज में एक अनिवार्य संस्कार था, और इस संस्कार के पश्चात ही बालक वेद वेदांगों का अध्ययन का अधिकारी हो पाता था तथा सावित्री मंत्र का उच्चारण कर सकता था। तो यज्ञोपवीत धारण होता क्या, जो हमारे 16 संस्कार थे उसमें कर्ण भेदन, फिर उसके बाद अन्नप्राशन, फिर बच्चों को निकाला जाना घर से, माता पिता फिर दादा दादी से खिलाते थे, अनेक प्रकार के संस्कार हुआ करते थे। उसमें यज्ञोपवीत धारण भी हुआ करता था, मुंडन। ठीक है, अंत में त्रयोदशा तक व्यक्ति जाता था। ठीक, सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उपनिषद का पार्ट है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञ जो है टूटा हुआ नाव है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का एक आदर्श वाक्य है। पहले अथर्ववेद को वेद नहीं माना जाता था, क्योंकि इसमें काफ़ी भ्रांतियाँ थीं, इसमें कुछ नई चीज़ ला करके जोड़े गए थे, और इसका निर्माण जो हुआ था ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आपको पता होगा कि उत्तर वैदिक काल में जातिवादिता और फलाना ढिमाका, भूत प्रेत पिशाच सारी चीज़ें आ गई थी। जिस प्रकार आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा होती है, जिसमें भूत प्रेत पिशाच ओझा सोखा होते हैं, उसी प्रकार अथर्ववेद भी इसी प्रकार से
कहीं ना कहीं ये विकृत रूप लेते हुए स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। वेब आउ वेद, वेब हाउ वेद। वेश हो गया आपका वेद, वैदिक संहिताएं, ऋग्वेद, समवेद, अथर्ववेद। वास हो गया ब्राह्मण, जो बाद में आया है। पहले वेद आया, फिर ब्राह्मण आया, फिर उपनिषद आया ना, सॉरी, पहले वेद आया, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आरण्यक आया। यहाँ पर आऊ है ना, तो आरण्यक आया। उसके बाद आरण्यक के बाद उपनिषद आए, उपनिषद के बाद वेदांग आया आपका। तो ये आपको कभी कभी कहता है कि आप इसको मेंटेन करिए टाइम पीरियड के अनुसार। तो वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग। 6 वेदांग है। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प। ठीक है, यह है आपका वेदांग। संहिता क्या है? तो वेद संहिताएं होती हैं। ब्राह्मण क्या है? ये गद्य प्रकरण है, मतलब जिसमें ये सब चीज़ें लिखा गया, ये जो है गद्य है। अगर मैं इसको संस्कृत में श्लोक के रूप में लिखता हूँ तो पद्य है। ठीक, ये कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था 31/5/2015 में। वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने और के लिए गद्य में लिखे गए हैं। उल्लेखनीय है कि 4 वेदों को संहिताएं कहा जाता है। चारों वेदों को क्या जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, समवेद और यजुर्वेद, तीनों वेदों को हम क्या कहते हैं? वेदात्रयी कहते हैं। त्रयी कहते हैं या वेदात्रयी कहते हैं। चलिए, और चारों को संहिता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ऐसा कौन है जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो यहाँ पर होगा उपनिषद। उपनिषद जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। देखिए, दर्शन जो हुआ करते थे, हम आगे दर्शन को भी देखेंगे। ज्ञान दर्शन जो है जैमिनी होगा, सब देखेंगे अगर इसमें टॉपिक में होगा तो। जो बताया सब पढ़ते चलिए, क्योंकि बहुत कुछ है और बहुत कुछ दिमाग में है। ये समय और क्वेश्चन आने के बाद ही हल होता है सारी चीज़ें। मैंने आपको बताया कि जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हल हो जाएगा। उपनिषद वैदिक संहिताएं का अंतिम भाग है। यहाँ पर मैंने कहा था वेद आऊँ वेद उपनिषद, देखिए अंतिम बात है ये, देखिए ये। ठीक है, उपनिषद वैदिक संहिताएं के अंतिम भाग है, इसलिए उन्हें वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, यह ज्ञान विज्ञान का मूल आध्यात्मिक स्रोत है। इसमें ईश्वर और आत्मा संबंधित ज्ञान पर जोर दिया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है अध्यापक के निकट बैठकर विद्यार्थी तक पहुंचाया गया ज्ञान। मतलब यहाँ अध्यापक बैठे हैं और यहाँ जो है विद्यार्थी जो है बैठकर ज्ञान लेता है। अध्यापक के निकट बैठकर विद्यार्थी द्वारा लिया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। ठीक, इतना जानिए बस। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अधिक से अधिक बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेशन में आपको नहीं लेकर के जा रहा हूँ। जो कि आप ले जाऊँगा तो मैं खुद बचूँगा, आपको भी बचाऊँगा। जो कि यहाँ पर सारे एलेबरेट किए नहीं गए हैं और मुझे उतना कोई व्यक्ति इंसाइक्लोपीडिया है भी नहीं कि उसको याद होगा। सारी चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में ऐड होती हैं पीछे बैक में, तो समय आने पर याद होती हैं। कितने से बड़ा विद्वान हो उसको ये चीज़ें साथ होती हैं। तो ऋग्वेद के में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्ता दी गई है? तो इंद्र को 200 या 250 बार शायद इंद्र की पूजा की गई है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। गाय को 200 बार, इंद्र को 250 बार, याद कर लीजिए। गाय को 200 बार, इंद्र को 250। देखिए यहाँ पर अग्नि के लिए 200 सूक्त, सॉरी गाय भी है लेकिन अग्नि भी 200 सूक्ति है और इंद्र को 250 बार। तो अग्नि को यहाँ पर देखिए 200 बार और इंद्र को 250 बार। गाय को भी शायद 200 बार ही किया गया है। ठीक है, तो अग्नि और गाय एक बराबर है। ठीक है, तो इंद्र को 250 बार कहा गया। तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, जिसमें 1028 सूक्ति, 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद पढ़ने के लिए ऋषियों को होत्र या होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है और इसमें इंद्र के लिए 250 बार का। अग्नि जो है देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता की करी थी, इसके लिए 200 शब्दों को 200 बार प्रयोग हुआ है। गायों को अघन्या कहा जाता था, ना मारने वाला जीव, और इसके भी लिए 200 बार इसका प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश से हुई थी। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश क्या था? सिंधु की जो है 7 नदियां होती थी। सिंधु में 5 नदियां तो ये है, 2 नदियां जो है गंगा और सतलज के आसपास, गंगा और जमुना, ये दोनों के, सरस्वती आप कह सकते हैं, उसमें गंगा और सरस्वती के आसपास के क्षेत्र को भी बोला जाता था। नहीं, सरस्वती और यमुना के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता था। 5 जो है ये
आपको पता होगा कि जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है ये भी 5 नदियों के आसपास है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज और यहाँ सरस्वती आप मान लीजिए, क्योंकि सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज 6 हैं और एक सरस्वती मान लीजिए, तो कितना हुआ, 7 नदी हुआ। तो इसी के क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र बोला जाता था। इसमें यमुना और गंगा को मत लीजिए, जो कि अभी यहाँ पर डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है। गंगा यमुना तब आएंगी जब आपका बौद्ध धर्म आ जाएगा। तो यहीं पर आप सरस्वती तक जाइए और इसको विराम मार दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किया जाता है? तो यहाँ होगा, अर्थशास्त्र में किया गया है भाई, मनुस्मृति भी किया गया है, न्याय मीमांसा गौतम ऋषि ने लिखा है इसको किया। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो उसको लिखा है चाणक्य ने लिखा हुआ है। मनुस्मृति जो है, अब इसको तो नहीं याद आ रहा है किसने लिखा है। मनुस्मृति है तो राजा मनु ने लिखवाया होगा यार, और क्या। मनु की स्मृति है तो राजा मनु ने लिखवाया होगा। तो मनुस्मृति में भी न्याय की बात कही गई है, ऊपर उस सभी में जो है न्याय की बात की गई है। स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, अर्थशास्त्र मनुस्मृति न्याय मीमांसा में किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण, शतपथ और तैत्रीय, तो ये तो यजुर्वेद लग रहा है हमको। देखते हैं, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। राजस्व लेखपाल 13/9/2015 में मॉर्निंग के टाइम पूछा गया था। शतपथ और तैत्रीय ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद को समझने के लिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ बनाए हैं, शतपथ और तैत्रीय। तो शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार ऐतरेय और कौशिकी ये ऋग्वेद के हैं। ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी ये किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। पंचविश और जैमिनीय, पंचविश, तांड और जैमिनी ये सामवेद के हैं। ताल ओल से आप जान लीजिए कि तांड हैं, तो ये हाँ सामवेद, भाई समवेद में ताल ओल मिलाया जाता है, तांड और जैमिनी। ऐतरेय और कौशिकी, कौशिकी देखिए जान लीजिए विद्वान लग रहे हैं, तो ऋग्वेद विद्वता से भरा हुआ, इसलिए कौशिकी क्या होगी? ये होगी, ठीक है। पंचविश और जैमिनी तथा तांडे किसके हैं? समवेद के हैं। गोपद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण यहीं कहीं होगा, ये है सबसे पुराना पुराण, ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसकी संख्या 18 है। लोमहर्षि ने इसकी रचना की थी। इसमें केवल 5 से में ही मत्स्य, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण, भागवत पुराण, राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम प्रामाणिक पुराण है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो धनुर्वेद ये यजुर्वेद का है, आयुर्वेद भी है, ठीक है। योग वेद ये शायद नहीं है। शस्त्रास्त्र भी जो है आपका क्या है? ये भी यजुर्वेद का ही है। धनुर्वेद, शस्त्रास्त्र और वेद उपवेद हैं, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का है, देखिए यहाँ पर आयुर्वेद ऋग्वेद, ठीक है। आयु और ऋषि की आयु लंबी होती है इसलिए आयुर्वेद होते हैं। अब भाई धनुर्वेद है तो यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ योग्य। अब यज्ञ योग्य के लिए राजा करते थे अश्वमेध यज्ञ, तो यहाँ पर भाई अश्वमेध घोड़ा छोड़ते थे, तो इन्हीं को ही जो है सारी चीज़ें छोड़ा जाता था। देखिए लाइट भी कट गई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो आपको पता हो गया होगा कि धनुर्वेद किसका है? तो यजुर्वेद का है। आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का है। शस्त्रास्त्रार्थ जो है ये यहीं से संबंधित है। वैदिक देवताओं में इंद्र का किसके वैदिक देवता में इंद्र किसके देवता थे? तो भैया इंद्र को पुरंदर बोला जाता था, किले के देवता थे। वर्षा और चक्रवात के देवता को यहाँ पर लगा दीजिए, सही उत्तर है। तो ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकरण उसकी पूजा करते थे। देवी देवताओं की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना और यज्ञ में बलि चढ़ाना। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे और इंद्र युद्ध के देवता, दुर्गों को तोड़ने वाले पुरंदर तथा वर्षा के देवताओं के नाम से भी जाना जाता था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का जो है उपयोग किया गया है। तो बस आज के लिए इतना है, चूँकि लाइट कट गई और दिक्कत हो रही पढ़ाने में, तो हम फिर कल इसको है अगला बौद्ध धर्म कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।